नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी के क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसमें आपके पेपर का नाम है नॉन कॉर्डेटा, इकोनॉमिक जूलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। हम लोग जो पार्ट इस समय कवर कर रहे हैं वो है आपका इकोनॉमिक जूलॉजी, नॉन कॉर्डेटा और पैरासाइटोलॉजी के कई सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आज ये आपके बीएससी 5th सेमेस्टर का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद आपका 6th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पोल्ट्री फार्मिंग का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने उसकी वैरायटीज़ ऑफ चिकन, जो वैरायटीज़ होती हैं फाउल की, चिकन की, उसके बारे में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम उसको कैसे रियर करते हैं, उसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में जानेंगे और कुछ डिजीज़ के बारे में जानेंगे जो आपके पोल्ट्री फार्मिंग में फाउल्स को होती हैं। ठीक है, जैसे वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, उनके नाम भी जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे के जो भी लेक्चर्स हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि उनका जीवन बहुत मंगलमय होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियरिंग ऑफ चिकन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड चिकन्स नीड ग्रेट केयर एंड गुड नर्सिंग। जब उनका ग्रोथ होता है, ठीक है, बच्चे अंडा जो है हैच कर गया, उसके बाद तो आपका चूजा निकला, ठीक है, उसके बाद जो उनका ग्रोथ टाइम पे जो होता है टाइम पीरियड, उसमें ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत किसको पड़ती है? चिकन को पड़ती है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंपोजिशन होना चाहिए चिकन के फूड का, ताकि वो जितने अच्छे मात्रा में वो फूड कंज्यूम करेगा उतने ही अच्छे लेवल का चिकन आपको मिलेगा। ठीक है, तो उनके भोजन का खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं तो किस तरीके का फूड देना चाहिए। फूड के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फाइनली क्रैक्ड वीट को बहुत अच्छे से क्रैक तोड़ा गया हो छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि उनके डाइजेस्ट करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। जैसे हम अपने फूड को क्या करते हैं, अपने मुंह में बहुत ज़्यादा मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पेट में जाकर वो बहुत अच्छे से क्या हो, अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। उसी तरीके से जो इनका फूड होता है उसको अच्छे से क्रैक करके देना चाहिए। मेज का मतलब आप सब समझ रहे होंगे। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? भुट्टे की बात की जा रही है। ठीक है, उसको भी अच्छे से तोड़ के, क्रैक्ड राइस 10% और बाजरा 5%, ये इनके फूड में जरूर से जरूर, ग्रेन मेनली ये सब क्या है? ग्रेन है। ठीक है, ये जो ग्रेन्स हैं ये इनके फूड का सबसे खास हिस्सा है। ठीक है, तो इनके फूड में ये चीज़ें इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। और परसेंट भी दिया गया है 40%, 10%, 5%। ठीक है, तो इस परसेंटेज में इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। बात करें तो और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे क्रैक्ड चारकोल 2.5%, क्रैक्ड ग्रेनुलेटेड बोन, ठीक है, 2.5%। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनके हैचिंग के 36 आवर के बाद चिकन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओल्ड नेस्ट एंड द प्लेस्ड इनटू क्लीन बॉक्स अंडर अ बास्केट अलॉन्ग विथ मदर। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे चिकन जब निकला, ठीक है, एग से हैच किया, उसके बाद जब वो उसके 36 आवर के बाद ही उसको क्या करना चाहिए? उसको पुराना जो उसका घोंसला रहता है उससे हटाकर नए क्लीन बॉक्स में उसको क्या कर देना चाहिए? सेपरेट कर देना चाहिए उसकी मदर के साथ। ठीक है, दीज शुड बी फेड आफ्टर एवरी 2 आवर्स। ठीक है, और उनको बहुत अच्छे से क्लीन किया जाना चाहिए। द बेस्ट फूड फॉर चिकन अप टू एज ऑफ 3 डेज इज ब्रेड क्रम्स मॉइस्टन विथ मिल्क। ऐसा माना जाता है कि जो चिकन होता है 3 दिनों को तक उसके लिए बेस्ट फूड क्या क्या होता है? ब्रेड क्रम्प, ब्रेड का जो पार्ट होता है उसको अगर मिल्क के साथ भिगाया जाए, ओट का मील, ब्रोकन व्हीट, और ब्रोकन व्हीट ये तो हो गया आपके जब वो बच्चा था, और ब्रोकन व्हीट उसको अप टू एज ऑफ 45 डेज तक उसको क्या देना चाहिए? ब्रोकन व्हीट के बारे में। ठीक है, और द चिकन शुड बी फेड, मतलब उसको फीड कराना चाहिए। यहाँ फीड को फेड लिखा गया। ठीक है, फीड कराना चाहिए 6 टाइम डेली आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ के एज तक। ठीक है, दे मस्ट बी फेड 4 टाइम्स इन अ डे। 6 मंथ के बाद कम से कम इनको दिन में 4 बार भोजन कराना चाहिए। ठीक है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोल्ट्री पाउडर
be added in the soft food and finally chopped onion and garlic should also be given twice in a week। ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो ग्रेन वगैरह दे रहे हैं उसके साथ साथ, ठीक है, इनको कुछ सॉफ्ट फूड जिसमें कि आपका चॉप्ड अनियन जो होता है, अनियन का पत्ता जो होता है, लीफ जो होती है उसकी, उसको चॉप्ड छोटे छोटे पार्ट में कट करके, गार्लिक चॉप्ड, ये सारे एक वीक में 2 बार कम से कम दिए जाने चाहिए। इवन हाफ कुक्ड मीट शुड बी एडेड द फूड वंस अ वीक। और इवन मतलब इसके अलावा इनको हाफ कुक्ड, ठीक है, ये HALF यहाँ पे गलत लिखा हुआ, हाफ मतलब आधा पका हुआ मीट जो है इनके फूड में ऐड किया जाना चाहिए हफ्ते में 1 बार, ठीक है। तो ये तो हो गया रियरिंग ऑफ चिकन, कैसे करते हैं अच्छे से, किस तरीके से अच्छी क्वालिटी का हमें चिकन मिल सकता है। अब इनके डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और कंट्रोल। डिजीज़ के बारे में हम अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ इनको हो सकते हैं, जिसमें लैक ऑफ प्रॉपर फीड टेक एंड हैवी लॉस ऑफ पोल्ट्री हो सकती है। इनके फीडिंग में क्या होगा, लैक होगा और हैवी लॉस ऑफ पोल्ट्री होगा। देयर इज़ अ वन मेजर कंप्लेंट दैट द पोल्ट्री बिजनेस इज रिस्की, दैट इज रानीखेत कोराइचा डिजीज, ठीक है, और फॉल कोलरा। ये 2 डिजीज ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। आई थिंक किसी पेपर में रानीखेत कोराइचा के बारे में शॉर्ट नोट पूछा गया था, ठीक है। ये 2 डिजीज ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा डिजीज कॉज करती हैं और सबसे ज़्यादा लार्ज डेथ इन्हीं की वजह से पोल्ट्री में होता है। सबसे पहले हम जानेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में। वायरल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है फाउल पॉक्स, रानीखेत डिजीज़, चिकन पॉक्स, कोल्ड लैरिंगोट्रैकिटिस एंड एवियन ल्यूकोसिस। ये कुछ डिजीज़ हैं जो आ जाती हैं आपके वायरल डिजीज़ में। एक एक करके जानेंगे। रानीखेत डिजीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसा डिजीज़ होता है, वायरल। वायरल का मतलब ये आपके वायरस से होने वाला डिजीज़ है। किससे, वायरस से, ठीक है, वायरसेस इसको फैलाते हैं और इफेक्ट करता है फाउल को हर एज की। ऐसा नहीं कि छोटे एज में या बड़े एज में, हर चाहे जिस एज में हो फाउल को इफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। जो बर्ड्स हैं वो सफ़र करती हैं फीवर से एंड येलोइस वाइट डायरिया। इनको कैसा हो जाता है, फीवर हो जाता है, डायरिया मतलब समझ रहे हैं, लूज मोशन होने लगता है येलोइस वाइट कलर का, ठीक है। थर्स्टी इनका हो जाता है, बीक इनका हमेशा ओपन रहना लगता है और बीक जो होगा, इनका चोंच जो होगा वो म्यूकस से फिल हो जाता है। फाइनली क्या होता है, ये अपने हेड को ट्विस्ट करके सर्कुलर रोलिंग करने लगती हैं और पैरालाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। पैरालाइज हो जाने के बाद ये बर्ड्स जो होती हैं 2 से 5 दिनों के अंदर क्या हो जाता है, इनका डेथ हो जाता है। और इसमें मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर की अगर हम बात करते हैं, डेथ रेट की, ठीक है, अगर डेथ रेट की हम बात करें तो यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 90 to 100%, ठीक है, मतलब 100% तक डेथ रेट देखा गया है कि इसमें 100% तक फाउल्स मर ही जाते हैं। दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फाउल टू अनदर विथ म्यूकस डिस्चार्ज। अब इनके क्या होता है, जो बीक होती है, ऐसे बीक है ना, इसमें क्या होगा, म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। इस म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से मान लीजिए यहाँ पे आ गया और दूसरा फाउल यहीं पे फीड किया तो उसके में भी ये म्यूकस चला जाता है, ठीक है। तो म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से ये क्या होता है, ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, मतलब ये एक फाउल से दूसरे फाउल में फैलता है, ठीक है। इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश यूपी में है, प्रिपेयर्ड किया इसके लिए एक वैक्सीन और 40 डेज के जो आपके चिकन्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, इसका वैक्सीनेशन किया जाता है जिसकी वजह से ये डिजीज ना हो, ठीक है। दूसरा आता है आपका बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें इसमें फाउल कॉलेरा, साल्मिनोलोसिस और कोराइजा, ये सारी डिजीज आती हैं, ठीक है। फंगल डिजीज में आपका आता है एस्परजिलोसिस, ठीक है, एस्परजिलोसिस आता है, एस्परजिलस की वजह से होता है जो कि एक फंगस है। पैरासिटिक डिजीज की अगर बात करें तो 2 टाइप के पैरासाइट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इंटरनल पैरासाइट यानी कि जो बॉडी के अंदर पाया जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इंटरनल पैरासाइट। और एक्सटर्नल पैरासाइट जो इनके बॉडी के बाहर पाए जाएं। अगर इंटरनल पैरासाइट की बात करें तो उनमें राउंड वर्म्स, टेप वर्म आप सब जानते हैं, टेप वर्म मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, थ्रेड वर्म, ये सारे आ जाते हैं। जनरली इसमें वर्म्स ही आते हैं जो आपकी प्लेटीहेल्मिन्थस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम से बिलोंग करते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट में चिकन्स, माइट आ जाते हैं, फ्लीज आ जाती हैं, टिक्स आ जाती हैं और लाइस आ जाती हैं, यहाँ पे लाइस होगा, ये इसमें आ जाती हैं। डिजीज, कुछ डिजीज हो जाती हैं ओवर फीडिंग की वजह से, जैसे एपोप्लेक्सी, बम्बल फूट, क्रॉप बाउंड डायरिया एंड डायसेंट्री। ये कुछ डिजीज हैं जो अगर ओवर फीडिंग करा दिया जाए आपके फाउल्स को तो भी हो जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेंस एग अगर की बात करें तो फॉर प्रिजर्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड।
इनके एग को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहला आता है उसमें ग्लास वाटर सोल्यूशन। ग्लास वाटर सोल्यूशन की बात की जाए तो ये कैसे बनाया जाता है, मिक्स किया जाता है इक्वल पार्ट ऑफ सोडियम सिलिकेट अंडर and water 15 to 20x can be preserved up to 3 months in 1 liter of 5% of sodium silicate। 5% सोडियम सिलिकेट को 5% सोडियम सिलिकेट लिया गया, इसको 1 लीटर पानी में डाला जाता है और इस 1 लीटर पानी में 15 से 20 एग को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जा सकता है 3 महीनों तक। ठीक है, तो इनके प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑयल स्मेयरिंग की बात करें तो ऑयल स्पेयरिंग क्या होता है, इस मेथड में डिप्ड किया जाता है प्योर ऑयल विच सील्स द पोर ऑफ एग सेल, दिस प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन लॉस ऑफ वाटर। जो इस तरीके से कंटेनर ले लीजिए, इसमें सारे एग डाल दीजिए और उसको क्या करते हैं ऑयल में, ठीक है, ऑयल में डिप कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इस ऑयल की वजह से जो भी पोर आपके एग्स पे पाए जाते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरियल या फंगल डिजीज इनको नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं तीसरा आपका आता है लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है मिक्स करके 1 पार्ट सोक्ड लाइम और 5 पार्ट वाटर। ठीक है, 5 पार्ट आपका क्या लिया जाता है वाटर और आपका 1 पार्ट क्या लिया जाता है, 1 पार्ट आपका लाइम ले लिया जाता है, सोक्ड लाइम, यानी कि इस तरीके से कॉटन होगा उसमें लाइम को सोक कर दिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है वीक तक, कई हफ्तों तक क्या किया जा सकता है, एग को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपको पूरा टोटल पोल्ट्री फार्मिंग में यही सारी चीज़ें पढ़नी थी। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और अगर हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।